नमस्कार। तो आज आप सभी लोगों के लिए एलिमेंट्री कैनल का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमाशय क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है एवं बड़ी आंत क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सही तरीके से, और चीजों को थोड़ी बहुत गहराइयों में जाके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होती है। तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी पार्ट्स में आपका आता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है आपके एलिमेंट्री कैनल का, आहार नाल का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया हमारे मुख के अंतर्गत दांत, जीभ एवं लार के बारे में। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हम लोग उसके ठीक नीचे जो नलियां जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख के बाद ग्रास नली जाती है, उसके पश्चात जो है जो ग्रास नली हमारे अमाशय में जाती है, उसके पश्चात छोटी आंत में और उसके बाद बड़ी आंत में। तो सबसे पहला बात, अमाशय है क्या, स्टमक जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कि अमाशय है क्या। तो सीधी सी बात, हम लोग नॉर्मली भाषा में अमाशय को लेधा बोलते हैं हम लोग, लेधा फाड़ देंगे, इस प्रकार की वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। और छोटी आंत, बड़ी आंत की बात की जाए तो हम लोग उसको पचौनी बोलते हैं अपने भाषा में। नॉर्मली भाषा में हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं, बट समझने के लिए कि आपके लिए इजी हो सके कि ये है क्या। तो देखिए, हम लोग स्टमक जो होता है, अमाशय पेट के बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय हमारे पेट के बाईं ओर स्थित होता है, जो कि एक थैली नुमा संरचना होती है। और अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला का नाम है कार्डियक, दूसरा का नाम फुंडिक एंड तीसरा का नाम है पाइलोरिक। पहले भोजन कार्डियक, फिर फुंडिक, फिर पाइलोरिक में जाता है, धीरे 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 पेट में जाता है। अब अमाशय, सबसे पहली बात, अमाशय क्या है? अमाशय हमारे पेट के बाईं ओर स्थित एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसके 3 भाग है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। अब क्या है, हमारे अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित की जाती है। यानी हमारे अमाशय की जो दीवारें दिख रही होंगी, इन दीवारों से एक प्रकार का रस निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। और इन सभी जठर रसों का जो हम लोग बोल सकते हैं कि जठर रस जो निकालने का काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। तो पढ़ते हैं, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में 3 प्रकार की चीजें होती है। पहला एससीएल, दूसरा श्लेष्मा एंड तीसरा पेप्सिनोजेन। पहला एससीएल, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा पेप्सिनोजेन। ये हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित की जाती है। तो जठर रस जो होता है 3 प्रकार के, पहला का नाम क्या है? एससीएल, दूसरा का नाम श्लेष्मा, तीसरा का नाम पेप्सिनोजेन। अब बारीकी से पढ़ते हैं कि इन तीनों का कार्य हमारे पेट में क्या है, हमारे अमाशय में क्या है। तो सबसे पहला एससीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रकार का एसिड होता है, जो कि भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो थोड़ी देख के करते हैं कि कीटाणु है नहीं, कर लेते हैं, बट हमारा पेट इतना एबल होता है कि उस कीटाणु को वह मार सकता है। तो मारने का काम एचसीएल के द्वारा ही करता है। और एचसीएल थोड़ा बहुत और पेप्सिनोजेन को सक्रिय बनाकर पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिनोजेन को सक्रिय बनाकर पेप्सिन में बदलता है। उसके बाद ये तो थी किसकी बात? एचसीएल की बात। पेप्सिनोजेन भी अमाशय से निकलता है, पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चीज श्लेष्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें म्यूकस। श्लेष्मा क्या करती है? यह अमाशय की दीवार को एचसीएल से सुरक्षित रखने का काम करती है, क्योंकि एचसीएल बहुत खतरनाक होता है, जो कि अगर बाहरी दुनिया में देखा जाए तो एचसीएल से बहुत सारी वस्तुओं को भी नुकसान हो जाता है, जलाते हैं, है कि नहीं? मतलब कोई वस्तु उससे जल जाती है। अब सोचिए वो हमारे पेट में है, तो हमारा पेट बचा है, तो वह बचा है किसके कारण से? श्लेष्मा के कारण से, म्यूकस के कारण से। ये क्या करता है? एचसीएल को कहता है हम तुमको अमाशय को नष्ट करने नहीं देंगे। यानी सीधी सी बात है, इसकी दीवारों में जो होता है श्लेष्मा रहती है, जो कि एचसीएल से सुरक्षा करने का काम करती है, उसको दीवारों को क्षतिग्रस्त करने का काम नहीं करने देती है एचसीएल को, और बचाने का काम कौन करती है एचसीएल से? म्यूकस। क्लियर? अब तीसरा चीज, पेप्सिनोजेन भी एक तरह का निकलता है जठर ग्रंथि के द्वारा। यह क्या करता है? यह सक्रिय पेप्सिन में बदल गया, जिसको बदलने का काम किसने किया? एचसीएल। और बदलने के बाद यह प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे भोजन में उपस्थित क्या होते हैं? प्रोटीन, जो कि सबसे जटिल होता है।
और उस प्रोटीन का पाचन बहुत रूपों में होता है, जबकि छोटी आंत में जाके ये प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन एक जगह पाचन नहीं होता है, बल्कि उस प्रोटीन को बदल बदल के उसका पाचन किया जाता है। तो इसमें क्या आपका पेप्सिनोजेन का कार्य है कि प्रोटीन का क्या करना, पाचन। ठीक, अब आप लोग से प्रश्न कि हमारे पेट में जठर ग्रंथि के द्वारा कितने प्रकार के रस स्रावित किए जाते हैं, तो तीन। कितने, तीन। पहला का नाम है एचसीएल, दूसरा का नाम है श्लेष्मा एंड तीसरा का नाम है पेप्सिनोजेन। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल भोजन में उपस्थित कीटाणु को मारता है, मगर म्यूकस क्या है, एचसीएल को इसकी दीवार से रक्षा करता है। और पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का क्या करता है, पाचन। इज दैट क्लियर? अब क्लियर होने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत क्या है, उसके पश्चात हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत क्या होती है। तो सबसे पहली बात, अमाशय के बारे में हम लोगों ने जाना। जब अमाशय में भोजन की उतनी प्रक्रिया होने के पश्चात भोजन का रूप काइम की तरह हो जाता है, और वही काइम छोटी आंत में जब प्रवेश करती है तो छोटी आंत की पहली बात तो संरचना हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद भोजन का क्या होता है उसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो छोटी आंत, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, तो यह क्या होती है, एक लंबी पतली बेलनाकार कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यह एक लंबी पतली बेलनाकार कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है, और ये मनुष्य के आहार नाल का एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा भाग होता है। तो अगर एक प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत जो है इसके 3 भाग, पहले को बोलते हैं हम लोग ग्रहणी, दूसरा को बोलते हैं जेजुनम, तीसरा को बोलते हैं अधीयम। मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत का कुछ अथी हो गया, पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेडुनम, और दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा को बोलते हैं इलियम। पहले को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडुनम। पहला को डेडुनम या तो हिंदी में ग्रहणी, दूसरा को बोलते हैं जेजुनम, हिंदी में भी जेजुनम, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग, पहला का नाम है ग्रहणी, दूसरा का नाम जेजुनम, तीसरा का नाम इलियम। ये थी छोटी आंत के बारे में। अब छोटी आंत क्या क्या चीज अपने अंदर से निकालता है, अर्थात रस के रूप में स्रावित करता है। तो सबसे पहली बात, छोटी आंत पित्त, अग्नाशयी रस एवं आंत रस का स्राव क्रमशः यकृत, अग्नाशय व आंत ग्रंथियों द्वारा होती है। देखिए छोटी आंत से रिलेटेड कुछ ग्रंथियां हैं जो कि छोटी आंत में अपना रस स्रावित करने का काम करती है। तो छोटी आंत के द्वारा 3 प्रकार के चीजों को नियंत्रित किया जाता है। पहला आपका है पित्त, दूसरा है अग्नाशयी रस एवं तीसरा है आंत रस। और यह क्रमशः जो है पित्त यकृत के द्वारा निकाला जाता है, पित्त यकृत के द्वारा, अग्नाशयी रस अग्नाशय के द्वारा एवं आंत रस आंत ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, छोटी आंत के लिए ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पित्त, दूसरा अग्नाशयी रस एवं तीसरा आंत रस। ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो पित्त की बात की जाए तो पित्त यकृत के द्वारा, अग्नाशयी रस अग्नाशय के द्वारा एवं आंत रस आंत ग्रंथियों के द्वारा निकाली जाती है। तो हम सबसे धीरे धीरे बारीकी से पढ़ते हैं कि पित्त क्या है, अग्नाशयी रस क्या है एवं आंत रस क्या है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग यकृत। तो यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीवर, है ना, लीवर बोलते हैं यकृत। और यकृत जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिया जाए तो हमारा यकृत होता है, और यह पित्त का स्राव करती है। यकृत किसका काम करती है, पित्त को स्रावित करने का काम करती है। देखिए समझिए, हमारा भोजन जब अमाशय में रहता है तो उसका स्वरूप अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करेगी तो कहीं ना कहीं छोटी आंत को क्षतिग्रस्त कर देगी, क्योंकि छोटी आंत की दीवारों में म्यूकस नहीं पाया जाता है। तो जिस कारण से ये पित्त का गुण है कि यह गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय होता है, और जब क्षारीय है तो अम्लीय भोजन को क्या बना देगा, क्षारीय, जिस कारण से छोटी आंत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो देखिए पित्त का गुण क्या है, यह गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है एवं क्षारीय होता है। यह अमाशय से निकलने वाला भोजन जो अम्लीय होता है उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस उस पर कार्य कर सके और
पित्त का काम दूसरा है कि पित्त वसा का पायसीकरण करता है, अर्थात बड़े वसों को छोटे वसों में बदल देता है। पित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छोटी आंत के लिए। तो देखिए फिर से समझते हैं, पित्त क्या करती है? पित्त भोजन जो अम्लीय है उसको क्षारीय बनाता है, दे देता है छोटी आंत को। ठीक, छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस से जो रस निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, वो कार्य कर सकेगा। दूसरा चीज, बड़े बड़े वसा को पित्त जो है छोटे छोटे वसा में तोड़ देता है, अर्थात पायसीकरण कर देता है। अर्थात क्या कर देता है? पायसीकरण कर देता है, जिससे छोटे वसा को तोड़ने में एंजाइम फिर उस पर काम कर सके। अब ये बात थी किसकी? यकृत की, लीवर की। अब यकृत तो पित्त स्रावित करता है और अग्नाशयी रस किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज इंग्लिश में। तो अग्नाशय क्या होता है? यह अमाशय और ग्रहणी, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत की सबसे पहली भाग जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, और हमारे अमाशय और ग्रहणी के बीच स्थित पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। यह छोटी आंत में ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस नामक एंजाइम स्रावित करती है। ये छोटी आंत में ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस, ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस नामक एंजाइम स्रावित करती है, जो कि क्रमशः ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करती है, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात की जाती है, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने का काम करती है। यह जो है न्यूक्लिक अम्ल को पचाने का काम करती है। अब जो है इमाइलेस की बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। और अगर इसकी बात की जाए लाइपेस, तो यह वसा को पचाने का काम करती है, क्योंकि वसा का पायसीकरण हो गया तो पित्त के द्वारा। अब छोटी वसा को पचाने का काम कौन करेगा? लाइपेस। ठीक, तो ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस ये किसके द्वारा स्रावित की जाती है? तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित की जाती है। और जब अग्नाशय के द्वारा स्रावित की जाती है तो ये चारों जो होते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, इमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को, इमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को एवं लाइपेस वसा को, लाइपेस किसको करता है? वसा को, एवं न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने का काम करता है। तो ये कार्य रहा किसका? पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय का कार्य रहा। अब छोटी आंत के द्वारा आंत ग्रंथियों से भी निकलता है, यानी छोटी आंत की दीवारों से भी जो है एक तरह का रस स्रावित होता है, जो कि आंत्र रस किसको बोलते हैं? तो आंत ग्रंथियों के द्वारा आंत्र रस निकालता है, जो कि यह छोटी आंत की भित्तियों में पाया जाता है। और इनसे आंत्र रस या तो सक्कस एंटेरिकस का स्राव होता है, जिनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत की दीवारों की भित्तियों में एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग आंत्र रस बोलते हैं या तो सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, जो कि जिनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, और उनमें भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। आंत्र रस या तो सक्कस एंटेरिकस में भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि भोजन को या तो प्रोटीन को आगे जाकर उसको पचाने का काम करती है। तो देखिए अब क्या, यह छोटी आंत की भित्तियों में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आंत ग्रंथियों की। यह छोटी आंत की भित्तियों में पाया जाता है और इनसे आंत रस या तो सक्कस एंटेरिकस का स्राव होता है, और जिनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, और उनमें भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, एंजाइम पाचन के फलस्वरूप प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। छोटी आंत में जो होता है, आंत ग्रंथियों के द्वारा बहुत सारे जो एंजाइम निकलते हैं, और एंजाइम बनने के पश्चात भी क्या होता है, यह प्रोटीन को क्या बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। यही कहानी थी किसकी? छोटी आंत की। तो छोटी आंत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरनली भी पढ़ना पड़ता है। तो छोटी आंत हमारे हिसाब से तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इतनी सी बात है, छोटी आंत अगर उसको भाग के तौर पे बांटा जाए तो 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और छोटी आंत में 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जो कि उनको मदद करती है छोटी आंत में भोजन को पचाने में। तो उनको 3 कैटेगरी, उसका 3 भाग है। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है आंत ग्रंथि। अग्नाशय से पित्त, यकृत से पित्त, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस। और अगर आंत ग्रंथियों की बात की जाए तो आंत ग्रंथियों से आंत रस या तो सक्कस एंटेरिकस, और उनसे भी बहुत प्रकार के एंजाइम प्राप्त होते हैं, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। बस इतना कहानी है। अब हम लोग छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में एक बात और, छोटी आंत में भोजन का इतना पाचन होने के बाद जो एक स्वरूप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चाइल।
आमाशय से जो भोजन का स्वरूप निकलता है उसको बोलते थे क्या हम लोग, काइम। और इसमें जो भोजन का स्वरूप छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग काइम। और छोटी आंत में ऐसा माना जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक, अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बड़ी आंत। तो चलिए बड़ी आंत के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि बड़ी आंत क्या होती है। तो सबसे पहले बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो इसके दरमियान थोड़ा सा कुछ और बातें। छोटी आंत से जैसे ही हमारा भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में क्या होती है, छोटी आंत की दीवारों में एक उंगली जैसी संरचना उठी होती है, उंगली जैसी संरचना उठी होती है जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं, विलाई या तो रसांकुल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, विलाई या तो रसांकुल छोटी आंत में जितना भी भोजन पच गया है उसका अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है विलाई या तो रसांकुल, जिसका कार्य हम लोग ऊर्जा के तौर पे दौड़ने भागने और जो भी है अन्य कार्यों में शरीर का विकास, इन सब चीजों में हम लोग क्या है करते हैं। अब छोटी आंत के बाद हमारा जब भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो जाता है किसमें, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के हमारे 3 भाग होते हैं। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला को बोलते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मलाशय। तो सबसे पहली बात, सीकम क्या है, कोलन क्या है, रेक्टम क्या है। तो सीकम जो होता है, छोटी और बड़ी आंत के बीच एक नलिका जाती है जहां से जॉइंट होता है और वह नलिका आगे जाके बंद होती है। और जहां पे बंद होती है उसी जैसे उंगली जैसी जहाँ पे उभरी हुई संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। जैसे कि यहाँ पे लिखे आप लोग को कि सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी संरचना होती है जिसका सिरा बंद होता है और अपेंडिक्स कहलाता है। यह हमारे शरीर का सबसे अवशेषी अंग है और यह हमारे शरीर का कैसा अंग है, अवशेषी। तो एक प्रश्न बनेगा, बताइए हमारे शरीर का जो है अवशेषी अंग मतलब अगर कोई काम है नहीं शरीर में, खाली है, अगर अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाए काट के तो कोई दिक्कत ना है हमारे शरीर के लिए। तो अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर के लिए सबसे हमारे शरीर के लिए जो अवशेषी अंग क्या है तो बोलेंगे अपेंडिक्स आएगा, टिक कर देना। अब इसके बाद बड़ी आंत क्या है, तो बड़ी आंत के 3 भाग। पहला सीकम जो कि किस में बदल गया, अपेंडिक्स में बदल गया आगे जाके, जिसका कोई काम नहीं है। अब बचा कोलन और रेक्टम, कोलन और रेक्टम। उसके पहले कुछ जान लेते हैं। बड़ी आंत या विलाई द्वारा अपचे भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित कर लिया जाता है और शेष सब भोजन को मल द्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। सीधी सी बात, बड़ी आंत में जब भोजन जाता है छोटी आंत से तो उसमें थोड़ा सा पानी जैसा चीज रहता है जिसको विलाई के द्वारा, इसमें भी विलाई उपस्थित होता है, विलाई के द्वारा भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो कि कोलन में अवशोषित किया जाता है और कोलन के बाद उसको रेक्टम में डाल दिया जाता है। रेक्टम में अपचा हुआ भोजन को और रेक्टम में भोजन को उसको रखा जाता है और समय समय पे एनस के द्वारा, मलद्वार के द्वारा उसको समय समय पे निकाल दिया जाता है। तो सीधी सी बात, सीकम बदल गया अपेंडिक्स में जाके और कोलन में भोजन का क्या होता है, पर संपूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है पानी का। उसके बाद कोलन के बाद उसको रेक्टम में डाल दिया जाता है और रेक्टम में समय समय पे एनस के द्वारा क्या है भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वह समय समय पे निकलते रहता है। बस कहानी यहीं तक थी आपकी, जो कि हमने समझाने का प्रयास किया और आशा करते होंगे कि आप लोग बेहतर समझे होंगे। तो आज तक तब तक के लिए धन्यवाद।